नमस्कार। आज है 3 जनवरी 2026 और आज हम बात करेंगे 3 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी की, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरू करते हैं रक्षा नियुक्ति से। एयर मार्शल जो नागेश कपूर है उनकी नियुक्ति की है वायुसेना उप प्रमुख के रूप में, वॉइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, एयर चीफ मार्शल है जो अमरप्रीत सिंह है और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने अनिल जी चौहान है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जल्लीकट्टू महोत्सव की। जल्लीकट्टू महोत्सव है जो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। ये सांड या बैल को नियंत्रित करने का एक खेल है और यह तमिल संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और ये पोंगल त्योहार से जुड़ी एक परंपरा है। इसके अंदर है जो जो सांड होते हैं उनको एक मैदान में छोड़ दिया जाता है और उनको फिर व्यक्तियों के द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है। जैसे पहले राजा महाराजाओं के समय जो हाथी पागल हाथी हो जाते थे, घोड़े हो जाते थे, उनको नियंत्रित किया जाता था। उसी प्रकार जो तमिलनाडु के अंदर है, ये जल्लीकट्टू महोत्सव के अंदर सांड या बैल होते हैं, उनको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुल्गारिया की। बुल्गारिया जो एक देश है यूरोप महाद्वीप के अंदर बाल्कन प्रदेश का हिस्सा है। ये बाल्कन क्षेत्र है ना, उसका एक हिस्सा है और ये दक्षिणी पूर्वी यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो बुल्गारिया दोस्तों यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। अब ये यूरोजोन क्या है? यूरोजोन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये यूरोपीय यूनियन है, उसका एक ट्रम है। यानी जो यूरोपीय यूनियन जानते हैं, जिसे हम ईयू के नाम से जानते हैं, उसका एक हिस्सा है। उसकी एक ट्रम है। हिस्सा क्या है? इसकी एक ट्रम है। इसमें तीन चीजों को शामिल किया जाता है। एक तो यूरोपीय यूनियन ईयू होता है, एक यूरोजोन होता है और एक शेंगेन क्षेत्र होता है। तो इनको देख लेते हैं कि ये तीनों क्या क्या चीज है। दोस्तों यूरोपीय यूनियन है जो जो यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और यूरोजोन क्या है? जो ईयू की जो करेंसी है, ईयू की जो करेंसी है, जैसे भारत की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, उसी प्रकार जो यूरोपीय यूनियन है उसकी करेंसी है यूरो। यूरोपीय यूनियन की करेंसी क्या है? यूरो। उसको इस्तेमाल करने वाले देशों का एक मौद्रिक संघ है यूरोजोन। यूरोजोन क्या है? जो यूरो करेंसी है उसका इस्तेमाल करने वाले देशों का एक संघ है। इसके साथ ही दोस्तों शेंगेन क्षेत्र की बात करें तो शेंगेन क्षेत्र एक यूरोपीय वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र है। यानी जो यूरोपीय देश हैं उन सभी में किसी प्रकार की कोई वीजा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो यूरोपीय देश की कुल कितने सदस्य हैं यूरोपीय यूनियन में? 27 सदस्य राष्ट्र हैं। इन 27 सदस्य राष्ट्रों में बिना आप वीजा के, बिना पासपोर्ट के आप इन देशों की यात्रा कर सकते हो। एक साथ किसी भी देश में जाना चाहो बिना रोक टोक के आप निर्बाध यात्रा कर सकते हो। किसी प्रकार की आपके साथ रोक टोक नहीं की जाएगी। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? यूरोपीय यूनियन बनाने का उद्देश्य क्या था? एक तो आर्थिक एकीकरण हो, सामान्य नीतियां लागू हो सभी क्षेत्रों में और राजनीतिक सहयोग हो। और यूरोजोन को बनाने का क्या उद्देश्य था? साझा मुद्रा हो, एकीकृत मौद्रिक नीति हो, इसके लिए इस यूरोजोन को बनाया गया। साथ ही शेंगेन क्षेत्र को क्यों बनाया गया? क्योंकि सीमाओं पर लोगों की आजाद आवाजाही करने के लिए, सीमा विवाद को कम करने के लिए है जो शेंगेन क्षेत्र का निर्माण किया गया। दोस्तों देशों की संख्या, यानी मैंने बताया आपको यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। उसी प्रकार यूरोजोन के अंदर जो कितने देश हैं? 21 देश हैं। जो ये 27 देश हैं उनमें से 21 देश हैं जो यूरोजोन के हिस्सा है। सभी 27 के 27 ने यूरो करेंसी को नहीं अपनाया, केवल अभी तक 21 देशों ने ही अपनाया। ये जो स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, डेनमार्क ने यूरो को नहीं अपनाया है। इनकी अपनी अलग करेंसी है। इसके बाद बात करें शेंगेन क्षेत्र की, तो शेंगेन क्षेत्र में कितने देश हैं? 29 देश हैं। यूरोपीय यूनियन में कितने हैं? 27। और शेंगेन क्षेत्र में कितने हैं? 29 देश। 29 में से 25 देश तो हैं यूरोपीय यूनियन के। यूरोपीय यूनियन के कितने देश हैं? 25 देश। और दो देश, इसके अलावा जो चार गैर ईयू के देश हैं वो कौन से हैं? आइस आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लेटिस्टीन है जो लेक्टेस्टीन है जो यूरोपीय यूनियन के जो शेंगेन क्षेत्र है उसका हिस्सा है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पेरू के अंदर पर्यावरणीय अधिकार दिया गया। अब ये पेरू के अंदर किसको दिया गया पर्यावरणीय अधिकार? ये बिना डंक वाली मधुमक्खी, जो बिना डंक वाली जो मधुमक्खियां हैं उनको पेरू के अंदर पर्यावरणीय अधिकार दिया गया है।
क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अमेज़न क्षेत्र के अंदर है जो एक अपनी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये परागण के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता का समर्थन करती है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाती है और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करती है। क्योंकि ये जो मधुमक्खी है, ये जैविक विविधता का समर्थन कैसे करती है? ये यहाँ से फूलों से परागकण लेके दूसरी जगह जाएगी, इस प्रकार ये रोटेशन करती रहती है और उन बीजों का आदान प्रदान करती है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अमेज़न के क्षेत्रों में 80% ये पाई जाती है, जो है बिना डंक वाली मधुमक्खी। इसलिए इनको पर्यावरणीय अधिकार दिया, और किसने दिया है? पेरू ने। अब इससे क्या होगा दोस्तों? इनसे इसका इनका संरक्षण होगा। एक प्रकार से माने तो जिस प्रकार हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, हमें जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है मनुष्यों को, उसी प्रकार इसको जो बिना डंक वाली मधुमक्खी है, इसको भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है पेरू के द्वारा। इससे क्या है, इसको वैश्विक तौर पे है जो पहचान मिलेगी, और विश्व के अलग अलग देश हैं वो भी इसके संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, जंगलों को कम काटेंगे, जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं चावल उत्पादन की। तो दोस्तों, भारत ने जो चावल उत्पादन के अंदर है जो चीन को पीछे छोड़ के पहला स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट स्थान पे अब कौन आ गया है? भारत। ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल कर लिया है भारत ने। इसकी उत्पादन वृद्धि से क्या होगा? इससे किसानों की आय बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे तकनीकी विकास क्या होगा? इससे नई कृषि तकनीकों के उपयोग ने चावल उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसे पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ। आपको पता ही है कि जो अमेरिका है उसके अंदर भारत का सर्वाधिक चावल जाता है। पिछले कुछ समय पहले जो ट्रम्प है उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर भारत अपना चावल को उचित मात्रा और उचित क्वालिटी के साथ है, जो उचित नियमों के तहत अमेरिका में नहीं भेजेगा, तो उस पे अलग से इम्पोर्ट ड्यूटी है वो लागू कर दी जाएगी। इसलिए भारत का जो चावल है वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण गुणवत्ता 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 वाला चावल है। ये चाइना, इन सभी देशों से सबसे ज्यादा गुणवत्ता का अगर कोई चावल है तो वो भारतीय है। इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वैश्विक स्तर पर चावल निर्यात में अग्रणी है, जिससे उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती हुई है भारत की। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक केंद्र सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन लॉन्च किया है। एक्सपोर्ट के लिए जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो निर्यात संवर्धन मिशन लॉन्च किया गया है, हाल ही में लॉन्च किया गया था, और इसका बजट कितना रखा गया है? 25,060 करोड़ रुपए है जो इसका बजट रखा गया है। इसकी अवधि है 6 वर्ष की, 2025 से 31 तक के लिए इसकी अवधि रखी गई है। और इसका फोकस क्या है? इसका मुख्य केंद्र है एमएसएमई केंद्रित है, यानी जो एमएसएमई के उद्योग है उनका जो वस्तुएं हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए विदेशों में ये स्पेशली मिशन लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अभी अमेरिका के द्वारा जो टेरिफ गेम खेला गया उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे एमएसएमई उद्योग है उनको जो हानि पहुंची, उनको उस हानि से बाहर निकालने के लिए जो निर्यात संवर्धन मिशन केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें है जो दोस्तों, ये एक सहायता ढांचा बनाएगा, एकीकृत निर्यात प्रणाली अपनाएगा, ये पूरी डिजिटल प्रोसेसिंग होगी, इसमें श्रम और क्षेत्र को लक्षित करता है एमएसएमई की। और टेरिफ के प्रभाव क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न व आभूषण, इंजीनियरिंग, समुद्री उत्पाद, ये जो स्पेशली अमेरिका को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि ये वस्तुएं जो स्पेशली अमेरिका के लिए निर्यात की जाती थी, परंतु टैरिफ की वजह से ये क्षेत्र जो प्रभावित हुआ, इसके लिए उनके जो लॉसेज हुए एमएसएमईज को, उनको बाहर निकालने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अंदर इनको क्रेडिट सहायता दी जाएगी, ई कॉमर्स सुविधा दी जाएगी, एमएसएमई के लिए निर्यात अवसर है जो खोले जाएंगे अलग अलग देश के लिए, निर्यात गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और भंडारण में जो विशेष ध्यान दिया जाएगा, बाजार तक पहुंच आसान बनाई जाएगी, व्यापार सुविधा और जानकारी, इनको जो है प्रोडक्ट की जो व्यापार की उसकी जानकारी दी जाएगी, और बेहतर वेयर हाउसिंग सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान करवाई जाएंगी। तो ये था अपना निर्यात संवर्धन मिशन जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के जो अपने करंट अफेयर है उनकी। तो दोस्तों, राजस्थान में युवा एवं खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन कब होगा? 7 से 12 जनवरी तक होगा। और ये कहाँ पे आयोजन किया जाएगा इसका? एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर है जो राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों बीकानेर के पुगल में 6400 मेगावाट की ऊर्जा भंडारण क्षमता का विकास हो रहा है। यानी बोले तो एक 6400 मेगावाट की जो बैटरी होती है, यानी सौर ऊर्जा जो अपनी अक्षय ऊर्जा है, उसको स्टोर करने के लिए है जो 6400 मेगावाट का प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिससे जो ऊर्जा अधिकता होगी उसको उस प्लांट के अंदर स्टोर किया जाएगा, और जब ऊर्जा की कमी होगी तो उस प्लांट से सप्लाई किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बीकानेर के पुगल में ही 2450 मेगावाट का सोलर पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पीएम सूर्य घर योजना की। तो दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान ने है जो देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है, 5वीं रैंक है जो हासिल की है पीएम सूर्य घर योजना के अंदर। सूर्य घर योजना क्या है? जो छतों के ऊपर है, जो जो सौर ऊर्जा के जो प्लेटें लगा के घर के लिए बिजली अपने जो बनाने का काम है जो किया जाता है, यानी जो मकान मालिक है उनके द्वारा छतों के ऊपर है जो ये सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई जाती हैं, जिसमें इनको अलग अलग प्रकार से सब्सिडी भी दी जाती है, और हाल ही में 17,000 की सब्सिडी अतिरिक्त देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम कुसुम योजना की। जिस प्रकार से पीएम सूर्य घर योजना उसी प्रकार इसी को बढ़ावा देने के लिए है जो पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों पीएम कुसुम योजना के अंदर दो फेज है, एक कंपोनेंट ए फेज। इसमें राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कंपोनेंट ए के तहत जो किसानों को जो सोलर पंप स्थापित करने के अंदर जो राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है, और कंपोनेंट सी में यानी औद्योगिक रूप में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब बात करते हैं हम आज के प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है ज्योति विष्णु अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है, और आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, असम और गुजरात। इनमें से आपको जो सही उत्तर है उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और ये जो प्रश्न है ये हमने 2 जनवरी के करंट अफेयर्स के अंदर देखा था। तो आज के ये बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।